अंडमान निकोबार से लेकर वेनिस तक और मालदीव्स से लेकर एम्स्टर्डम तक दुनिया भर में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जो यूनेस्को के एक शोध के मुताबिक आने वाले 25 वर्षों में पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे और धीरे धीरे हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में खो जाएंगे। और अगर हाल ही में आई नासा की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर के 45 से ज़्यादा शहर आने वाले कुछ दशकों में पानी में डूबने वाले हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बस बन के रह जाएंगे इतिहास। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका कारण होगा ग्लोबल वार्मिंग। धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ने की वजह से धीरे धीरे हमारे पृथ्वी के दोनों पोल्स पर जमी आइस कैप्स पिघल रही हैं, जिसकी वजह से पानी का स्तर समय के साथ बढ़ता जा रहा है। मगर क्या ऐसा धरती के साथ पहली बार हुआ है? खैर, इसका जवाब है नहीं। 5th सेंचुरी BC के महान ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताब में एटलांटिस के बारे में लिखा है, जो पैसिफिक ओशन में एक बहुत ही समृद्ध द्वीप हुआ करता था। इस लेख के मुताबिक अटलांटिस के लोग उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा उन्नत हुआ करते थे, लेकिन एक दिन अटलांटिस का पूरा शहर समुद्र में डूब गया और खो गया समुद्र की गहराइयों में। ऐसी ही एक रहस्यमय महाद्वीप का वर्णन तमिल लिटरेचर में भी पाया जाता है, जिसका नाम था कुमारी कंदम। दोस्तों, हमारे कुछ समय पहले आई हुई कुमारी कंदम की वीडियो में आपकी इतनी ज्यादा रुचि को देखते हुए हमारी पूरी टीम ने 1 महीने कड़ी मेहनत से इतिहास के कई ग्रंथों में कुमारी कंदम के बारे में छानबीन शुरू की, जिसके फलस्वरूप आज हम आपके लिए ये खास डॉक्यूमेंट्री लेके आए हैं। हमारे इस परिवार में से कई ऐसे सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट के बाद उनके सारे प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको कुमारी कंदम के कई ऐसे तथ्यों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसके साथ साथ आपको हम कई ऐसे प्राचीन ग्रंथ और वैज्ञानिक तथ्य भी दिखाएंगे जिससे आप भी ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि कुमारी कंदम असलियत में एग्जिस्ट करता था। तो ज्यादा देर ना करते हुए हमारी इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ हमारी इस खास डॉक्यूमेंट्री में। दोस्तों, तमिल लिटरेचर के 5 महाग्रंथों में से एक शीलापद्दिकरम में एक खोए हुए महाद्वीप का वर्णन है। 2nd AD में लिखी इस खास किताब के मुताबिक इस राज्य को पांड्यन राजाओं का ये राज्य समुद्र में डूब गया था। इस ग्रंथ में 2 नदियों का भी वर्णन है, फिलौरी और कुमारी, जो इस ग्रंथ के मुताबिक कुमारी कंदम में बहा करती थी। प्राचीन तमिल कवि और स्कॉलर अदियार कुन्नलर ने अपने लेखों में ये जिक्र किया है। कन्याकुमारी के दक्षिण में एक महाद्वीप हुआ करता था जिसकी लंबाई 700 कवत्तम थी। लेकिन ये कवत्तम है क्या? इसका पता हमें चला 15th सेंचुरी AD में लिखी एक तमिल किताब से, जिसका नाम था कन्नाकत्थिकरम, जिसमें हमें ये पता चला कि एक कवत्तम 10.6 किलोमीटर्स होता है। तो इसके मुताबिक 700 कवत्तम गुने 10.6 किलोमीटर्स, यानी कि कुमारी कंदम की औसतम लंबाई 7041 किलोमीटर हुआ करती थी। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने भगवत पुराण का नाम तो जरूर सुना होगा। इस पुराण में भी एक तमिल संत मायन का नाम आता है, जिन्होंने तमिल संगम में भाग लिया था। विचित्र बात यह है कि ये तमिल संगम और कहीं नहीं बल्कि कुमारी नदी के पास हुआ था और इसका वर्णन मिलता है भगवत पुराण में। आगे जाके ये महान संत मायन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अयंतिरम। अब आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि आखिर ये संगम क्या था? प्राचीन काल में संगम एक खास इवेंट हुआ करता था जिसमें अलग अलग राज्यों से प्रसिद्ध कवि और स्कॉलर्स भाग लिया करते थे और ये सारे महान लोग एक साथ कई अलग अलग सब्जेक्ट्स पे डिस्कशंस किया करते थे। अगर ग्रंथों में लिखे शब्दों की माने तो अभी तक में टोटल 3 तमिल संगम कुमारी कंदम में हुए थे, मगर इन ग्रंथों में कहीं भी कुमारी कंदम का जिक्र नहीं था, बल्कि उसके जगह पर तमिल लोगों के राज्य के नाम से इसे डिनोट किया गया था।
कुमारी कंदम का पहला जिक्र मिलता है 15 शताब्दी में लिखी कन्नड़ पुराण में, जो स्कंद पुराण का तमिल वर्जन था। ग्रंथों के मुताबिक कुमारी कंदम का दूसरा नाम कुमारी नाडु भी था। अब ये कुमारी कंदम नाम कहाँ से आया, इस पे एक डिबेट चलती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उस समय में कुमारी कंदम में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था पराटन, जिनकी बेटी का नाम था कुमारी, और यहीं से कुमारी कंदम का नाम आया। वहीं दूसरी थ्योरी की माने तो कुमारी कंदम में बहने वाली नदी जिसका नाम कुमारी था, उस पर इस राज्य का नाम कुमारी कंदम पड़ा। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है, इतनी ज्यादा प्राचीन सभ्यता के बारे में आज के मॉडर्न ह्यूमंस को कहां से पता चला? आखिर इसके होने की संभावना पे डिबेट कब से और क्यों शुरू हुई? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1864 में, जब इंग्लैंड के एक जूलॉजिस्ट जिनका नाम था फिलिप स्लेटर, जिन्होंने एक किताब मैमल्स ऑफ मडागास्कर लिखी। फिलिप स्लेटर ने अपने शोध में ये पाया कि मडागास्कर और भारत में कई ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जिनके बीच में गहरा जेनेटिक संबंध है। जैसे ऐसी ही एक प्रजाति है लेमूर, जो मडागास्कर में पाई जाती है। लेकिन विचित्र बात यह है कि मडागास्कर के अलावा ये अफ्रीका के और देशों में नहीं पाई जाती। वहीं भारत में ये बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। रहस्यमय बात यह है कि आखिर मडागास्कर से भारत ये लेमूर की प्रजाति कहां से पहुंची? ऐसा कनेक्शन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाता है, जहां पर 100 से भी ज्यादा लेमूर की प्रजातियां पाई जाती हैं। हैरत की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया मडागास्कर से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन ऐसा क्या है जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और मडागास्कर को जोड़ता है? इस रहस्य को सुलझाया लेमुरिया ने, जो वेस्टर्न वैज्ञानिकों के मुताबिक एक काल्पनिक खोया हुआ महाद्वीप है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक इंडियन ओशन में कन्याकुमारी से मडागास्कर तक और मडागास्कर से ऑस्ट्रेलिया तक एक बहुत बड़ा महाद्वीप हुआ करता था, जो इन तीनों महाद्वीपों को जोड़ा करता था, और श्रीलंका भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। लेमुरिया की रिसर्च करते हुए कई ब्रिटिश रिसर्चर्स जब तमिलनाडु पहुंचे तो उन्हें तमिलनाडु की कई प्राचीन लोकगीतों से लेकर प्राचीन ग्रंथों तक में एक खोए हुए महाद्वीप का वर्णन मिला, जहां कई पीढ़ियों से तमिलनाडु के लोग इस खोए हुए महाद्वीप के वर्णन को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी माना करते थे। मगर ब्रिटिश रिसर्चर्स के आने के बाद तमिल हिस्टोरियंस भी जाग उठे और इस महाद्वीप के बारे में अपने ग्रंथों में खोजना शुरू कर दिए। दोस्तों, तमिल लिटरेचर की माने तो पांडियन राजाओं ने कुमारी कंदम पर 11,000 साल तक राज किया था, और इसमें 3 संगम हुए थे। पहला संगम 9000 BC में हुआ था, और ग्रंथों की माने तो ये उस समय की प्राचीन राज्य मदुरई में हुआ था, जो कुमारी कंदम का कैपिटल हुआ करता था। जिस मदुरई सिटी को आज आप जानते हैं, मैं उस मदुरई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खोए हुए मदुरई सिटी की बात कर रहा हूँ, जो कुमारी कंदम के साथ समुद्र की गहराइयों में खो गया। कुमारी कंदम 39 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें से 7 हिस्से मदुरई की हुआ करते थे। ग्रंथों में रिसर्च के बाद हमें ये पता चला कि पहले तमिल संगम में 4449 कवियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कुबेर, मुरुगन और शिव भी शामिल थे। और ये इवेंट 1 या 2 दिन का नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला इवेंट हुआ करता था। ग्रंथों के मुताबिक पहला संगम 4440 साल तक चला था, जिसमें 89 पांडियन राजाओं ने राज किया था। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको हवा में नहीं कह रहा, मेरे पास उन सारे 89 राजाओं की लिस्ट है जो हमें तमिल लिटरेचर की प्राचीन किताब इरैयनार अक्का पोरुल में मिली। दोस्तों, हमने एटलांटिस के बारे में बात की थी, जिसकी कहानी प्लेटो ने सुनाई थी, लेकिन एटलांटिस के बारे में प्लेटो के लेखों के अलावा और कहीं भी किसी प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं किया गया है। वहीं अगर हम कुमारी कंदम की ओर देखें तो ऐसे कई ग्रंथ और महाग्रंथ हैं जिसमें कुमारी कंदम का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्णन किया गया है। न केवल तमिल लिटरेचर बल्कि कई पुराण में इनका जिक्र है, चाहे वो भगवत पुराण हो या फिर स्कंद पुराण। यहाँ तक कि मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण में भी तमिल लोगों के खोए हुए इस महाद्वीप का जिक्र मिलता है। मजेदार बात यह है कि न केवल भारतीय लिटरेचर
बल्कि चाइनीज और ग्रीक लिटरेचर में भी कुमारी कंदम के बारे में कई जानकारियां मिलती हैं। अगर चाइनीज लिटरेचर की माने तो चाइनीज क्रॉनिकल्स में एक पहाड़ हुआ करता था जिसका नाम था मेरू पर्वत, जो इस महाद्वीप के साथ डूब गया था। और इसी पर्वत से बहती थी एक नदी जिसका नाम था कुमारी नदी। कुमारी कंदम में विशाल सोने की खदानें हुआ करती थी, जिसमें काम करने के लिए कई पांड्यन राजाओं ने चाइना से इन खदानों में काम करने के लिए वर्कर्स को बुलाया था। अब आते हैं मौर्यन राज के समय काल में, जब मेगास्थनीज भारत आए थे। उन्होंने अपनी किताब इंडिका में टैप्रोबेन नाम से एक जगह का वर्णन किया था, जो श्रीलंका का प्राचीन नाम हुआ करता था। मेगास्थनीज की इस किताब के मुताबिक भारत और श्रीलंका उस समय एक नदी से बटे हुए थे, जिस नदी का नाम था पोरुनई नदी। इस नदी को थमीर बरनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु में है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि आज ये नदियाँ इंडियन ओशन में मिलती हैं। ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है कि ये नदी एक समय में असल में भारत और श्रीलंका को बांटा करती थी। इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की एक रिपोर्ट ये दर्शाती है कि भारत और श्रीलंका का जल स्तर आज से 15,000 साल पहले 100 मीटर नीचे हुआ करता था। अब राम सेतु रामायण काल में बना था। ये सेतु भी समुद्र के बढ़ते सी लेवल की वजह से समुद्र में डूब गया और आज हमें उसके बस बिखरे हुए अवशेष ही मिलते हैं, जिसे नासा ने भी राम सेतु के नाम से वेरीफाई किया है। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी रावण की कहानियों को जरूर सुना होगा कि रावण एक महान योद्धा के साथ एक बहुत बड़े राज्य का राजा भी हुआ करता था। तो क्या आपको ये लगता है जिस रावण की लंका का वर्णन हम करते हैं वो सिर्फ आज की ये छोटी श्रीलंका हुआ करती थी? कई प्राचीन ग्रंथों में ये वर्णन है कि रावण की लंका का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था। तो फिर क्या ये संभव नहीं कि आज का श्रीलंका कुमारी कंदम का एक छोटा सा हिस्सा है जो आज रह गया है? अगर हम ब्रिटिश जूलॉजिस्ट एल्फ्रेड रसल और जर्मन नेचुरलिस्ट अर्नेस्ट हेकल की बात करें तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि लेमुरिया ही वो जगह थी जहाँ से इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई, और ऐसा ही दावा प्राचीन तमिल ग्रंथों का भी है। लेकिन आखिर ये किस बेसिस पे कहा जाता है? तो आइए मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर दूं। आज के हमारे इवोल्यूशन की समझ के मुताबिक मॉडर्न ह्यूमंस का जन्म अफ्रीका में हुआ था, जहां से वे 2 दिशाओं में आगे बढ़े। कुछ यूरोप की तरफ गए और कुछ समुद्री रास्ते से भारत और ऑस्ट्रेलिया की ओर। लेकिन क्या आपको ये दूसरा रास्ता थोड़ा ज्यादा कठिन नहीं लगता? दोस्तों, अफ्रीका से भारत और अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक पानी के रास्ते उस समय के मानव का जाना बिल्कुल असंभव है। तो यहाँ भी कुमारी कंदम ही इस रहस्य को पूरा करता है, क्योंकि हजारों किलोमीटर तक हमारे पहले पूर्वज समुद्र के रास्ते कभी नहीं जा सकते थे। अफ्रीका से भारत और ऑस्ट्रेलिया तक जोड़ने वाले महाद्वीप के बिना ये कहानी अधूरी है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ना ही कोई इंसान और ना ही किसी बंदर का जन्म शुरुआती दौर में भारत में हुआ था। तो फिर भारत में प्राचीन बंदरों और प्राचीन इंसानों के अवशेष कहाँ से आए? वो मडागास्कर और अफ्रीका से आए, और वो आए लेमुरिया के रास्ते, जिसे मैं कुमारी कंदम ही बुलाना चाहूँगा। अगर आप हमारे भाषाओं के इतिहास की ओर गौर दें तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कई अफ्रीकन्स और ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स की भाषा तमिल भाषा से बहुत मिलती जुलती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी एक कॉमन कनेक्शन है जो इन 3 महाद्वीपों में पाया जाता है। लेकिन फिर भी आज ये लोग प्रश्न करते हैं कि क्या कुमारी कंदम असली में एग्जिस्ट करता था? इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया। अब कुछ लोग जो ये कहते हैं कि आखिर ये पानी में कैसे डूबा, तो इसका पुख्ता सबूत आपको मैं देता हूँ। जियोलॉजिस्ट की माने तो हमारे पृथ्वी का आखिरी आइस एज 2.4 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था और खत्म 11,500 साल पहले हुआ था। और जैसे ही ये आइस एज खत्म हुआ, जमी हुई बर्फ तेजी से पिघलने लगी, जिसकी वजह से पानी का स्तर अविश्वसनीय रूप से बढ़ने लगा। और धीरे धीरे कई हजारों साल के बाद पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया
कि कुमारी कंदम पूरी तरह से पानी में डूब गया, लेकिन इसकी वजह से किसी भी इंसान या जानवर नहीं मरे। ये पता चला हमें तमिल लिटरेचर के कई ग्रंथों में कि कुमारी कंदम में रहने वाले लोग समुद्र के बढ़ते स्तर को देखते हुए अलग अलग दिशाओं में फैल गए और वो जहाँ भी पहुँचे उन्होंने नई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। कुमारी कंदम के रहस्य का जन्म हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर धरती के बदलते वातावरण से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में जब वैज्ञानिक और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जब इस विषय पर गहरी रिसर्च करेंगे तो ऐसे कई और तथ्यों से पर्दा हटेगा और लोग जान पाएंगे कुमारी कंदम की असली कहानी जो समय के साथ खो गई थी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कई और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।